हेलो दोस्तों, आज की हमारी पारिवारिक कहानी में आपका स्वागत है, जिसकी लेखिका है निधि शर्मा। हे भगवान, सुनते हो आकर देखो अपनी माँ की कारस्तानी। मैं तो तंग आ गई हूँ। ये क्या किया माँ जी आपने? अरे ये कमरा आपके सोने के लिए है, ना कि नहाने के लिए। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। कभी घुसल खाने में जाकर सो जाती है और आज तो हद ही कर दी, कमरे में आकर नहा रही हैं। इस मुसीबत को कहीं दूर छोड़ क्यों नहीं आते? अगर इतनी ही माँ की सेवा करनी है तो खुद करो। मेरे सर पर यह मुसीबत क्यों डाल दी? अब सुन भी रहे हो या बाहर आकर चिल्लाना पड़ेगा? मेरी खराब किस्मत, सास है कि जिसे कुछ याद नहीं रहता और पति है कि कान में रुई डालकर रहते हैं। गरिमा अपने पति गोविंद को आवाज़ लगाते हुए कहती है। गोविंद बोला, अब क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? पड़ोसी तो तुम्हारी आवाज़ ऐसे भी सुन लेते हैं, अब उनसे छुपा ही क्या है? अब क्या कर दिया माँ ने जो उसके लिए भी मुझे सुना रही हो? अरे माँ, तुमसे भी एक जगह बैठा नहीं जाता है। तंग आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारे इस भूलने की बीमारी ने मेरा पूरा गृहस्थ जीवन उलट पुलट कर दिया है। गरिमा बोली, बोल तो ऐसे रहे हो अपनी माँ से जैसे वो तुम्हारी सारी बात समझ रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे कोई छोटा बच्चा खाने पीने की चीज़ों को इधर उधर करे तो साफ भी किया जा सकता है, पर तुम्हारी माँ का ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं पहले कह देती हूँ, आज कमरे में नहा रही हैं, कल को कहीं रसोई घर में आकर छी 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 सोचकर भी मुझे उल्टी आ रही है। मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ उपाय कर लो, वरना मैं बिट्टू को लेकर मायके चली जाऊँगी, फिर रहना दोनों माँ बेटे अकेले। गोविंद बोला, तुम्हें ही घर की मालकिन बनने का शौक था, तभी तो घर के कागजात पर माँ के दस्तखत चाहिए थे और तभी मैं माँ को यहाँ लेकर आया। अच्छा होता ये गांव में रहती, अगल बगल वाले कोई दो रोटी दे जाते थे। कम से कम दिन रात की चिक चिक तो तुमसे मुझे नहीं सुननी पड़ती। गरिमा बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये मकान मैं अपनी छाती पर लेकर जाऊंगी। अरे बुड़बक इंसान, वो तो अच्छा ही हुआ इन्होंने मकान के कागज़ पर दस्तखत कर दिया, वरना तो इन्हें अपना दस्तखत भी याद नहीं रहता। अब जब दस्तखत हो ही गए हैं तो इन्हें वापस गांव में क्यों नहीं छोड़ आते हो? क्यों यहीं बिठा कर रखा है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखो कैसे मुँह में दही जमाए बैठे हैं। अरे कुछ कहते क्यों नहीं? गोविंद बोला, कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। अब अगर गांव में जाकर छोड़ आऊँगा तो गांव वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। तुम समझते क्यों नहीं? ठहर जाओ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। इतना कहकर गोविंद अपनी माँ को पकड़कर बाहर के एक कोने में जाकर बैठा दिया। गोविंद की माँ विमला जी के पति की मृत्यु से उन्हें गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण धीरे धीरे वो सब भूलने लगी। बस उन्हें बेटे का नाम याद था, जो दिन रात वो रटती रहती थी। विमला जी के पति किशोर बाबू सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे। बड़ी मेहनत करके उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया। रिटायरमेंट के पैसे मिले तो शहर में एक घर बनवाया, जो कि विमला जी के नाम पर था। पेंशन उन्हें मिलती नहीं थी। गांव में थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी, उसे बेचकर उन्होंने सारे पैसे बैंक में रख लिए थे। थोड़े बहुत पैसे आते थे, उनसे पति पत्नी दोनों का खर्चा निकल आता था। बरसात का समय था। किशोर बाबू टहलते टहलते खेत की तरफ चले गए थे। अचानक मौसम खराब हुआ, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और तभी एक बिजली किशोर बाबू पर आ गिरी, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनकी ऐसी मौत की खबर सुनते ही विमला जी मानो सदमे में चली गई थी। कुछ वक्त बाद पत्नी के सुझाव पर गोविंद अपनी माँ को शहर ले आया था, ताकि घर के कागजात पर उनके दस्तखत करवा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, विमला जी की स्थिति खराब होती गई, जिसके कारण गोविंद और गरिमा परेशान रहने लगे।
गोविंद का बेटा बिट्टू, जिसे अपनी दादी से बड़ा लगाव था, दिन भर घर में दादी दादी करता रहता था, पर दादी तो उसे पहचान भी नहीं पाती थी। पर ममता औरत के अंदर कभी मरती नहीं है। वो तो विमला जी के अंदर भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। जब भी वो बिट्टू को देखती तो कहीं ना कहीं उसमें उन्हें अपने गोविंद के बचपन की परछाई पाती और उसे खूब लाड करती। गोविंद अपनी माँ की परेशानी से इतना परेशान नहीं था जितना कि अपनी पत्नी के चिल्लाने से परेशान हो जाता था। इन्हीं सब परेशानियों से परेशान गोविंद एक दिन सुबह सुबह अपनी माँ को अपने साथ कहीं ले गया। फिर शहर की दूसरी छोर पर एक बड़ा सा मंदिर था। वहाँ माँ को अपने साथ ले जाकर एक कोने में बिठाया और बोला, माँ यहीं बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊँ कहीं जाना मत, मैं अभी लौट कर आता हूँ। इतना कहकर गोविंद वहाँ से अपने घर चला गया। बेचारी विमला जी भूखी प्यासी मंदिर के कोने में बैठी रही। घंटों बाद आने जाने वाले भक्तों में से किसी ने कभी प्रसाद दे दिया तो कभी किसी ने पानी दे दिया और उसे खाकर विमला जी अपना पेट भर लेती थी। वो चुपचाप कोने में बैठी बस गोविंद गोविंद की रट लगाए रहती। आखिर बेचारी माँ करती भी क्या, बेटे के सिवा और कुछ याद भी तो नहीं था। देखते ही देखते दोपहर हो गई, परंतु विमला जी की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। आखिरकार पुजारी जी उनके पास आए और पूछे, माताजी आप कौन हो, कहाँ से आई हो? विमला जी बस गोविंद गोविंद इतना ही कहती, क्योंकि वो कुछ भी बताने में असक्षम थी। पुजारी जी ने शाम तक इंतज़ार किया। जब कोई विमला जी की खबर लेने नहीं आया तो पुजारी जी ने पुलिस को खबर कर दी। इधर गोविंद अकेला जब घर आया, गरिमा उसे देखकर बहुत खुश होकर बोली, जीवन में ये दूसरी बार आपने कोई अच्छा काम किया है। गोविंद आश्चर्य से उसे देखा और बोला, पहला अच्छा काम कौन सा किया था? गरिमा बोली, अपनी माँ को यहाँ लाकर और घर के कागजात पर दस्तखत करवाकर, और अब उन्हें कहीं दूर छोड़कर आपने अच्छा काम किया है। इसीलिए लोग कहते हैं पत्नी की बातों पर ध्यान दिया करो, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अब जाइए हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए आज हलवा बनाऊंगी। आपने मुझे खुश कर दिया। इतना कहकर मुस्कुराती हुई गरिमा रसोई में चली गई। मंदिर में पुलिस आई तो भगदड़ मच गई। लोगों ने कारण पूछा और जब कारण पंडित जी से पता चला तो सब कहते हैं, हे भगवान, ऐसा कैसा कलयुग आ गया। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, पर कभी उसे बोझ नहीं समझती है और ना कभी भी थकती है। और आजकल के बच्चे अपने माँ को इस तरह से मंदिर में छोड़ जाते हैं। क्या वे ये नहीं सोचते कि आखिर बुढ़ापा उन पर भी आएगा? पंडित जी विमला जी को हाथ जोड़कर बोले, माताजी अगर मैं आपकी सेवा कर सकता तो आपको यहाँ रख लेता, परंतु मेरा ही ठौर ठिकाना नहीं तो आपकी सेवा मैं कैसे कर पाऊँगा। यह पुलिस महोदय आपको अपने साथ ले जाएंगी और आपके परिवार तक छोड़ आएंगे। विमला जी बस गोविंद गोविंद कहकर पुलिस वालों के साथ चली गई। पुजारी जी बोले, सच कहा माताजी, अब गोविंद ही है जो आपकी नैया पार लगाएंगे। पुलिस वाले विमला जी को थाने लेकर आए, पूछताछ की, पर वो तो कुछ बताने लायक ही नहीं थी, बस बेटे का नाम ले रही थी। इंस्पेक्टर संजय ने सोच विचार कर सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्हें लगा, जब सोशल मीडिया पर इतने लोग मनोरंजन करते हैं तो क्या इस बूढ़ी अम्मा की खबर उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते। यही सोचकर संजय ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और विमला जी का एक वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। थोड़ी देर बाद संजय ने उन्हें चाय बिस्किट दी। विमला जी इशारे से कुछ खाने को मांगा तो संजय पुलिस वाले को बोला, इनके लिए रोटी सब्जी लेकर आओ। खाना देखकर विमला जी खाने पर ऐसे टूट पड़ी मानो कितने दिनों से भूखी हो। फिर उन्होंने भरपेट खाना खाया, फिर दूध मांगा। ये देखकर संजय आश्चर्यचकित था। फिर उन्हें दूध दिया गया तो वो बड़ी प्रसन्नता से दूध पी लिया और वहीं कोने में एक छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो गई। न जाने इंस्पेक्टर संजय के दिमाग में क्या आया। वो अपने अधिकारियों से पूछकर
विमला जी को अपने घर ले गए। संजय की पत्नी नेहा बहुत शांत स्वभाव की थी। विमला जी को देखकर वो समझ गई कि फिर उनके पति किसी परेशान को अपने घर ले आए हैं। संजय ने जब पूरी घटना बताई तो नेहा बोली, कोई बात नहीं, जब तक उनके घर वाले नहीं मिल जाते ये हमारे साथ रह सकती हैं। संजय बोला, तुम्हारे अंदर कितनी ममता छुपी है। कोई अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता और तुम हो कि पराये को भी अपना मान लेती हो। नेहा बोली, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। मेरे माता पिता मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे क्योंकि मैं उनके लिए बोझ थी। कुछ लोग होते हैं जो बेटी को बोझ मानते हैं, इसीलिए तो नवजात बच्चियां कभी सड़क पर तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर पाई जाती है। वो तो भला हो अनाथालय का, जो जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक किया। फिर आप मेरे जीवन में आए। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। संजय बोला, नेहा, इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग होते हैं वहीं अच्छे लोग भी होते हैं, तभी तो संसार का संतुलन बना हुआ है, वरना तो इस संसार का अंत कब का हो चुका होता। मैं भी तो अनाथ था, पर मुझे किसी का सहारा मिला और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। चलो मैं ड्यूटी पर जाता हूँ, तुम इनका ख्याल रखना। करीब 3 से 4 दिन हो गए थे। नेहा विमला जी का बहुत ख्याल रखती और विमला जी जो अपने घर में भूलवश कोई ना कोई त्रुटि कर देती, वहाँ उन्हें न जाने क्या प्यार मिला, जो चुपचाप एक ही बिछौने पर बैठी रहती थी। जब नेहा उन्हें खाना खिलाती तो मुस्कुराती और गोविंद का नाम लेती, पर कहीं भी कोई तोड़फोड़ नहीं करती थी। चौथे दिन इंस्पेक्टर संजय को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और विमला जी की पहचान बताई। संजय विमला जी को लेकर जाने लगा तो नेहा को दुख हुआ, पर उसे इस बात की खुशी थी कि विमला जी को उनका परिवार मिल रहा था। ये सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अनोखी है। अच्छा हो या बुरा, अगर लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाए तो छोटी से छोटी खबर को विशाल बनते देर नहीं लगती। विमला जी का वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा। न जाने किसकी नज़र में विमला जी आई और उसने उन्हें पहचान भी लिया और वीडियो पर दिए गए नंबर पर उसने तुरंत फ़ोन करके उनके घर का पता भी बता दिया। इंस्पेक्टर संजय ने बिना कुछ देर किए विमला जी को अपने साथ पुलिस जीप में बिठाकर उनके घर तक ले गए। घर पहुंचते ही घर का नज़ारा इंस्पेक्टर को बड़ा ही अजीब लगा। करीब 7-8 साल का एक बच्चा जो दादी दादी कहकर चिल्ला रहा था और एक महिला उसे कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम देकर चुप करवा रही थी, और वहीं खड़ा व्यक्ति अपना सर पकड़कर परेशान दिख रहा था। इंस्पेक्टर संजय विमला जी को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही बच्चे ने विमला जी को देखा, वो दादी दादी कहकर उनसे लिपट गया। वहीं गरिमा विमला जी को देखकर क्रोध में आग बबूला हो रही थी और नफरत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। विमला जी की वापसी मानो उसकी सोच से परे थी। वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि वो वापस लौट आई है। इंस्पेक्टर संजय ने पहले गोविंद को खूब डांट लगाई। गोविंद सर झुकाए खड़ा था। जब इंस्पेक्टर संजय चिल्लाते हुए गोविंद की तरफ लपका तो विमला जी इंस्पेक्टर संजय पर चिल्लाने लगी। गोविंद गोविंद कहकर गोविंद को सीने से लगा लिया, मानो अपने बच्चे को किसी गैर से बचा रही हो। इंस्पेक्टर संजय ने कहा, शर्म करो, सोचो इस माँ की अवस्था जिसे तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं है। इन्हें यह लग रहा है कि हम तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे तो ये तुम्हें हमसे बचा रही है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें यह हरकत करते हुए? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? इंस्पेक्टर संजय की कड़क आवाज़ और सख्ती देखकर गोविंद ने सारी सच्चाई उगल दी। गोविंद ने कहा, अपने घर को अपने नाम पर करवाने के लिए मैं माँ को गांव से शहर लेकर आया था, परंतु मेरी पत्नी मेरी माँ से परेशान हो चुकी थी। अपनी पत्नी की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं माँ को मंदिर के कोने में छोड़ आया था। उसकी भूलने की बीमारी के कारण मुझे यकीन था कि वो घर तक तो कभी वापस नहीं आ सकती है। इंस्पेक्टर संजय बोले,
देख लो, तुम्हारी माँ है जो तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम हो कि माँ के साथ ऐसा व्यवहार। छी छी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी माँ के लिए कितना तड़प रहा है ये मुझे तो दिख रहा है। क्या तुम और तुम्हारी पत्नी ये नहीं देख पाए? दादी के लिए बिलखते बिट्टू को देख गोविंद को अपने किए पर शर्म आ रही थी, क्योंकि दादी के गम में बिट्टू कुछ भी खाता पीता नहीं था। 3-4 दिन से लड़का बस रोए जा रहा था, पर इसकी फिक्र गरिमा को बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तो वो नींद में ही बिट्टू को कुछ न कुछ खिला देती थी और सुबह होते ही उसे समझाने की कोशिश करती थी। जैसे ही गोविंद ने दूध का गिलास दादी के हाथ में पकड़ाया, बिट्टू ने झट से पूरा दूध पी लिया। यह देखकर इंस्पेक्टर संजय हैरान हो गया और बोला, देखो इस मायूस से बच्चे को, यह तुम्हारी माँ की ममता को पहचानता है, पर तुम अपनी माँ की ममता नहीं पहचान पाए। इंस्पेक्टर संजय ने गरिमा को कहा, अगर इसके बाद कभी भी इस तरह की घटना हुई तो मैं तुम्हें भी जेल में डालने से पीछे नहीं हटूंगा। इंस्पेक्टर संजय गोविंद से बोले, अरे ये तो दूसरे घर की है, तुम्हारी माँ का दर्द ये शायद महसूस नहीं कर पाई हो, पर तुम्हें तो अपनी माँ का दर्द महसूस होना चाहिए। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक किया, आज वो इसी स्थिति में अपनी मर्जी से नहीं आई हैं, बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि उनके समझने सोचने की शक्ति चली गई। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इनका ध्यान रखो। अभी तो मैं तुम दोनों के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, और अगर तुम दोनों ने इनका ख्याल नहीं रखा तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। तुम दोनों ऐसा करो, अपना अपना नंबर मुझे दो और दिन में एक बार मुझे विमला जी से ज़रूर बात करवाना, वरना तुम दोनों की खैर नहीं होगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर संजय ने दोनों का नंबर लिया। गोविंद हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर संजय से बोला, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं अपनी माँ का पूरा ख्याल रखूँगा, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। इंस्पेक्टर संजय बोले, माँ की भूलने की बीमारी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारे लिए एक अच्छाई ही है कि वो तुम्हारी कुकर्ते भी याद नहीं रख सकती। इंस्पेक्टर की ये बातें गोविंद के मन को अंदर तक भेद गई। वो माँ के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया और मैं आपका हाथ पकड़कर आपको मंदिर में छोड़ आया। इतना कहकर गोविंद फूट फूट कर रो रहा था और विमला जी अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछती और कहती, गोविंद चुप, गोविंद चुप। गोविंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गरिमा को समझाया, गरिमा आज हमारा बच्चा हमें ये सब करते देख रहा है। भगवान ना करे कल को अगर तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई और बिट्टू तुम्हें कहीं दूर छोड़ आएगा तो ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हें भी ऐसा भला इंस्पेक्टर मिलेगा और तुम्हें वो मेरे पास वापस ले आएगा। गरिमा सोचकर ही घबरा उठी और उसे एहसास हुआ कि वो कितना पाप कर रही थी। फिर इंस्पेक्टर हर रोज़ फ़ोन करके विमला जी की खबर लेते। गोविंद ने डॉक्टर से माँ को दिखाया तो उनकी हालत में थोड़ी बहुत सुधार आई। महीने में एक बार संजय नेहा के साथ आकर विमला जी से मिलते थे। अब धीरे धीरे दोनों परिवारों में अच्छी बनने लगी, परंतु आज भी गरिमा अपनी ही नज़रों में खुद को अपराधी मानती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी विवादों की जड़ वही थी। पर अंत भला तो सब भला। दोस्तों, जब आप अपने माता पिता के साथ कुछ भी अपराध करते हैं तो दिमाग के एक कोने में ज़रूर रखिएगा कि एक न एक दिन आपको भी उसी अवस्था से गुजरना है और वही सब भोगना होगा। तब शायद आपको खुद को ऐसे अपराध करने से रोक पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।